तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें करना है नेशनल इनकम, तुम्हारा 12th का फेवरेट चैप्टर। यस, शुरू करें। यस, जल्दी से बताओ नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है। सर, साइमन कजनर्स एंड रिचर्ड रिचर्ड स्टोर ने, जो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने निकाली थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरी इकोनॉमी जो पूरे साल में कमाती है उसका एक हिसाब तो रखा जाए, तो इन्होंने हिसाब रखना सिखा दिया था हमें। नेशनल अकाउंट्स जो रखते हैं हम, जो नेशनल अकाउंट्स रखते हैं, जिससे हम नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाते हैं। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस ट्रांजैक्शन की, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे वो गुड्स फाइनल मार्केट में बिकती हैं, ये सब चीजें। बेसिक थ्योरी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये रिवीजन वीडियो, तो अपन सीधा मेन पॉइंट पे चलते हैं। ये यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम एस्टिमेट्स थ्योरी है, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन ये बाद में चैप्टर के बाद में कवर कर लेंगे। अगर तुम्हें पॉज करके पढ़नी है तो पढ़ लो। यस, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज यही तुम्हारे पेपर में काम आने वाली चीजें हैं। यस, जल्दी से बताओ जीडीपी क्या होती है सर। जीडीपी, 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 जीडीपी कुछ नहीं होती सर। पूरे देश की, पूरे डोमेस्टिक की, जो तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो इंडिया का ऐसा नक्शा बना हुआ है, आई सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट जो भी इंडिया का ऐसा नक्शा बना हुआ है, इस पूरी टेरिटरी में तुमने जो भी तुमने प्रोडक्शन करी, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जितने भी तुमने इनपुट्स लेके आउटपुट में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं जीडीपी। बेसिकली सारी प्रोडक्शन, सारी आउटपुट को बोलते हैं क्या, जीडीपी। इनपुट कैसे कैसे लगते हैं सर, लेबर, कैपिटल, जितने भी तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, ऑन्टरप्रेन्योर, ये सब लगते हैं। और ये सब मिलके ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। देखो, लैंड के बदले में तुम्हें क्या देना पड़ता है, रेंट। लेबर को क्या देने पड़ते हैं, वेजेस, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और ऑन्टरप्रेन्योर को क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तुम्हें देने पड़ते हैं। ओ यस, वेजेस, इंटरेस्ट, पेमेंट, इन सबको देखो, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको जो पेमेंट करते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। से तो पता ही है तुम्हें। फिर आ जाते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर, सबसे पहले तो आती है नॉमिनल जीडीपी, या जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सिंपल सी बात, जितनी भी तुमने आउटपुट बनाई, उसकी करंटली मार्केट में क्या वैल्यू है। अब देश में 20,000 कोक की बोतलें बनी, मार्केट वैल्यू क्या है सर। होलसेलर को देखी जाएगी, रिटेलर को देखी जाएगी। अरे मार्केट वैल्यू भाई, 20 रुपए की मिलती है ना कोक, जो 250 ml वाली होती है, वो होलसेलर को हो सकता है सस्ती आई हो, और उसके आगे और सस्ती आई हो। हमें फाइनल देखनी है, जो फाइनल आउटपुट बनी है। ओ, तभी तो हम जब वो निकालते हैं सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन गिनते हैं कि सर टोटल वैल्यू एडिशन 10 रुपए से स्टार्ट हुई, फिर होलसेलर ने बीच में 2 रुपए ऐड करे, रिटेलर ने 2 रुपए ऐड करे, ऐसे ऐसे कर करके जब कस्टमर तक पहुंची तो वो 20 रुपए की बन गई। ओ यस, समझ आ गई बात। यस, तो जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल फाइनल फाइनल, जो बिल्कुल एकदम फाइनल बन के तैयार हो चुकी हैं, जो सीधा मार्केट में उतरनी है, मार्केट में इनफेक्ट उतर चुकी है, उसकी मार्केट वैल्यू in the given period of time. It includes the value of goods produced such as houses, mobiles, value of services such as telecom, health insurance, ये वो सब कुछ मिला के आउटपुट ऑफ ईच वैल्यूज मार्केट, और इन सबको ऐड किया जाता है। इट इज नोन एज जीडीपी एट एमपी। स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज लगी थी मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ बोल देता हूँ। नेशनल इनकम तुम्हें ये सब तो हेल्प करने में कर ही देती है कि भाई प्रोडक्शन कहाँ से हुई, सर्विसेज कहाँ से बनी, उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक उसकी क्या वैल्यू है, ये तुम्हें नेशनल इनकम पता करने में हेल्प करती है। नेशनल लेवल पे जो तुम्हारी बॉडी है, दैट इज सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकली ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSP&I का पार्ट है, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है पूरे देश के लेवल पे। और स्टेट के लेवल पे भी है, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं DES, ये डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, DES, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लेवल पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना और उनके एग्रीगेट्स निकालना, ठीक है। नेशनल लेवल पे CSO, स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट, यस। चलो, अब सर आ जाती है बात नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के ऊपर। देखो जी, बात कुछ इस प्रकार है, ये देखो, जल्दी से देखो। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है सर, करंट ईयर की प्रोडक्शन करंट ईयर के प्राइसेस पे। रियल जीडीपी होती है करंट ईयर की प्रोडक्शन बेस ईयर के प्राइसेस पे। बस इतना फर्क है। देखो, 2025 को मान लो बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होती है, सेम। ये तो हमें पता ही है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, सेम, ठीक है बात। तो सर 2025 की नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या है, 1000 × 10, 10,000, खत्म होगी बात। अब 2026 में चलते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या है, 1200 × 15, कितना हो गया जी, 18,000। और रियल जीडीपी क्या है 2026 की, करंट ईयर की प्रोडक्शन बेस ईयर के प्राइस पे, 1200 × 10, 12,000।
गॉट इट? अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है जब हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं? सुनो, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी देखूं तो मैं क्या बोलूंगा सर, 10,000 से सीधा 18,000 हो चुकी है सर। 10,000 से सीधा 18,000 प्रोडक्शन हो चुकी है। तो लेकिन ये तो हमें भी पता ना कि प्रोडक्शन थोड़ी ना 10,000 से 18,000 हुई है, बीच में रेट भी तो बढ़े हैं। तो एक्चुअल में तुम्हारा 2025 से 26 जब तुम गए तो तुम्हारी दो चीजें बढ़ी, एक प्रोडक्शन बढ़ी, एक तुम्हारा इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस बढ़ा। रियल जीडीपी जो है वो इस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कट आउट कर देती है। वो क्वांटिटी इंक्रीज के इफेक्ट को तो ले लेती है, तभी तो उसने 1200 लिए प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब प्रोडक्शन कैलकुलेट करते के टाइम पे। लेकिन जब उसने रेट लिया तो बेस ईयर का लिया, उसने बोला इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाओ। गॉट इट? सिर्फ प्रोडक्शन जो बढ़ी वो गिन ली, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी 10,000 से 18,000 हुई, रियल जीडीपी बढ़ी 10,000 से 12,000। ओ, ये फर्क है बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। क्या इंक्लूडेड है? रियल जीडीपी से इन्फ्लेशन, मतलब नॉमिनल जीडीपी से अगर मैं इन्फ्लेशन निकाल दूं तो क्या बचता है? रियल जीडीपी। ओ, इनफैक्ट इसी को हमने फॉर्मूले में भी डाला हुआ है। ये देखो, ये पूरा राइटअप लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज लिखा हुआ है कि भाई जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है वो दो रीजन करके बढ़ती है, एक तो प्रोडक्शन बढ़ती है, एक प्राइजेस बढ़ते हैं। एक प्रोडक्शन, एक प्राइजेस, ठीक है। कहते हैं अगर हमारा गोल प्रोडक्शन मेजर करना है तो हमें उसमें से प्राइस का जो इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट है वो निकाल के फेंकना होगा। उसको निकाल के जब हम फेंकते हैं उसके लिए यूज हम करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीडीपी। समझ रहे हो ना? रियल जीडीपी अगर इधर भेज दूं और जीडीपी डिफ्लेटर नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी में से मैंने डिफ्लेटर डिवाइड कर दिया और निकाल दिया। डिफ्लेटर डिवाइड कैसे करते हैं सर? देखो, बेस ईयर का डिफ्लेटर हमेशा 100 होता है, क्योंकि बेस ईयर में माना जाता है इन्फ्लेशन है ही नहीं। हम एक ईयर को बेस ईयर गिन लें। आज की डेट में 2014 को बेस ईयर गिना जाता है, 2011 को भी गिना जाता है काफ़ी कुछ चीज़ों में, लेकिन 2014 को गिन लेते हैं अपन फिलहाल को। अब मेरा पॉइंट क्या है, डिफ्लेटर कैसे यूज़ होता है, ये मेरा पॉइंट है। सर डिफ्लेटर कैसे यूज़ होता है? अगर मैंने दिया हो 600 रुपये की है नॉमिनल जीडीपी एंड डिफ्लेटर इज गिवन 120, नहीं, हाँ 120, बताओ जी रियल जीडीपी कितनी है? तो सर 600 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, कितना बना ये? 500। तो तुम्हारी रियल जीडीपी कितनी है? 500। इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दूं तो आज के करंट ईयर के प्राइसेस पे करंट ईयर की प्रोडक्शन 600 बता रहे हो, नहीं, करंट ईयर की प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइसेस पे बताओगे तो वो निकलेगी सारी 500। तभी वो कंपेरेबल बनेगी ना बेस ईयर से, समझे? ठीक है, ठीक है। अगर हमें 2 साल के जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो, अच्छा ये सुनो, ये जो मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर का डिफ्लेटर होता है 100, सेकेंड ईयर का कितना होता है? 120। इसका मतलब मेरी सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन कितनी है? 20%। 20%, ये तो हमने क्लास में समझा हुआ है, यस। 20%, 20% कैसे आया था सर? 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, परसेंटेज अगर निकालनी है तो 20%। ओ, समझे? यस, यस, यस। अगर अगर मेरे को 2-3 सालों का डिफ्लेटर गिवन हो और मेरे को इन्फ्लेशन निकालनी हो, जैसे मान लो मेरा थर्ड ईयर का डिफ्लेटर है 400, फोर्थ ईयर का डिफ्लेटर है 500, मेरे को फोर्थ ईयर की इन्फ्लेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? फोर्थ ईयर का डिफ्लेटर माइनस थर्ड ईयर का डिफ्लेटर डिवाइड बाय थर्ड ईयर का डिफ्लेटर इंटू 100। अरे भाई बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज हम जैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं। यस, ये हमने क्लास में समझा हुई है। तुम अगर चाहो तो ये एग्जाम्पल सेल्फ रीड करते हो, फटाफट फटाफट वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल सेल्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। यस, चलो। अब न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन भी आती है। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन इस वीडियो में बहुत सारी आने वाली हैं, तुम्हें फटाफट से उन्हें पॉज कर करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी क्लास में कवर करी हुई है, ये सिर्फ रिवीजन चल रही है। और ऑफ कोर्स तुम्हारे पास बुक तो है ही है, अगर नहीं है तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बुक उठा सकते हो इकोनॉमिक्स की। यस, यस, चलो। हाँ जी। चलो, ये इलस्ट्रेशन 1 देख लो जो लिखी हुई है, एंड इलस्ट्रेशन 2 भी देख लो और 3 भी देख लो, एंड फिर ये पॉज कर लिया तो फिर 4 भी देख लो। और 5 हमने क्लास में सेल्फ मेड कराई थी, इसलिए इस बुक में जगह खाली है, क्योंकि क्लास में मैंने खुद से लिखवा दी थी। चलो, अब हम आ जाते हैं सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। हमने पहले क्या पढ़ा था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ नेताओं को तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होता जीडीपी की, लेकिन सिर्फ ये बोलते रहते हैं हमारे इंडिया की जीडीपी विश्व गुरु 6 नंबर 4th नंबर, ये करते रहते हैं, ठीक है। चलो एनीवे, अब हम आ जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। अब भाई एक चीज बताओ, हमने ऊपर क्या समझा? जीडीपी क्या होती है? पूरे देश ने
मिलके जो एक पूरे साल में जो भी प्रोडक्शन करी, जो भी आउटपुट करी, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब भाई बहुत सारे लैपटॉप बने होंगे, बहुत सारे फोन बने होंगे, बहुत सारे ट्रैक्टर बने होंगे, बहुत सारे चिप्स बने होंगे, बहुत सारे बर्गर बने होंगे, बहुत कुछ बना होगा। यस यस। अब एक चीज बताओ, उसको बनाने में हमारी इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सब भी तो घिसा है। अगर लैपटॉप बना है तो लैपटॉप जो मशीन असेंबल करती है, जो मशीन बनाती है, वो भी तो घिसी है। वैसे ही ट्रैक्टर जो मशीन बनाती है वो भी तो घिसा है। अगर तवे पे बर्गर बना तो तवा भी तो घिसा है, सब कुछ घिसा है ना। तो ये जो घिसावट है ये क्या होती है? डिप्रिसिएशन। ये तो तुम्हें +1 से पता है भाई, यही तो डेप्रिसिएशन होती है। अब कोई चीज बड़ी बड़ी पुरानी होगी वो भी ऑब्सोलीट होना भी डेप्रिसिएशन ही है। यस यस। तो पॉइंट इज, तुम्हें डेप्रिसिएशन पेपर में दिया होगा, डेप्रिसिएशन का और नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यस यस। गॉट इट? यस। Other considerations such as asset obsolescence and complete restriction are also taken into account by the NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या क्या लेते हैं? हम इसमें से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी लेते हैं कि है भाई, इसको बनाने में हमारी मशीन भी तो घिसी है, उसका भी तो इफेक्ट लो। गॉट इट? यस। अब ये तो तुम्हें वैसे पता ही होगा, पर नहीं भी पता तो मैं तुम्हें चीज़ें याद करा देता हूँ जल्दी से। पहले तो ये बताओ सर, हमारी जो नेशनल इनकम है, जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहले बात तो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP@FC। क्या बोलते हैं? NNP@FC। यस। वो चीज़ों में हम बाद में जाते हैं कि इनको निकालने के 3 तरीके हैं, कौन सा कहाँ जाता है, वो बाद में जाते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि सर हम फॉर एग्जांपल खड़े हैं, किस पे खड़े हैं हम? GDP@MP। GDP@MP पे खड़े हैं हम। अब बताओ मेरे को NNP@FC पे जाना है, क्या क्या करूंगा मैं? सर आपको पहले ग्रॉस से अगर नेशनल जाना है ना, ग्रॉस से नेशनल जाना है, तो बताओ क्या करूंगा मैं? माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। ग्रॉस से, सॉरी, नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है तो मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मैं क्या करूंगा सर? मैं ऐड कर दूंगा क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये होता क्या है ये भी हम समझते हैं, फिर मैं क्या करूंगा? MP से FC पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस। एक एक चीज मैं फटाफट से पहले ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिटर्न में तो सब कुछ लिखा हुआ है, वो तो हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन में जस्ट अभी बता के हटा हूँ कि डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करूंगा मैं, क्योंकि सर मेरे को प्रोडक्ट बनाने में ना कुछ घिसावट हुई है, मशीन्स की, मेरी मशीन ऑब्सोलीट हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, ये सब हुआ है, तो मैं उन सबका इफेक्ट लूंगा और उसको माइनस कर दूंगा। सॉर्टेड? यस। रिवीजन चल रही है, ध्यान रहे। सेकेंड चीज, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले बात तो ये नेट वर्ड पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बताओ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? सर एक चीज बताओ, आपने हमारी निकालनी नेशनल इनकम, ये हमारी नेशनल इनकम आप निकालने चल रहे हो। सर मेरी बुआ का लड़का अभी 2 महीने पहले कनाडा गया है, क्या वो इंडिया का नेशनल है? यस। क्या उसने वहां पे कनाडा में जाके कुछ इनकम कमाई, क्या वो इंडिया की इनकम नहीं है? सर है ना सर, वो अभी भी दिल से तो भारतीय है। मतलब दिल से भारतीय होना तो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बोलता है सर? अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो यस, उसकी नेशनल इनकम इंडिया में काउंट होगी। ओ, बाहर जाके भी दिल तो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसकी नेशनल इनकम किधर कैलकुलेट होगी? इंडिया में। अगर उसने वहां पे कमाए 6,000 रुपए, तो वो 6,000 रुपए इंडिया के नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगे। गॉट इट? ऑफ कोर्स कनाडा की नेशनल इनकम में से माइनस होंगे। सर कनाडा की नेशनल इनकम में से माइनस कैसे होंगे? यही तो मैं गेम नेक्स्ट बताने वाला था। अब मेरी बुआ का लड़का कनाडा में रहता है, उसकी तो हमने इनकम ऐड कर दी। व्हाट अबाउट किसी गोरे की बुआ का लड़का इंडिया में रह के कमा रहा है? सर अगर वो इंडिया में रह के कमा रहा है तो वो तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, जो आपने GDP@MP पहले बताया था कि इंडिया के नक्शे में जो भी प्रोडक्शन हुई, या जो भी मतलब फाइनल वैल्यू निकली, आउटपुट निकली, जो भी वैल्यू एडिशन हुई, वो तो इंडिया का, सर इंडिया का पार्ट है सर, वो तो इंडिया की इनकम है। हाँ लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बाहर किसी गोरे का बुआ का लड़का जो यहाँ पे इंडिया में रह के कमा गया, वो वाली इनकम किसकी है सर? वो तो फिर कनाडा की होगी ना। जैसे हमारे बुआ के लड़का जो कनाडा में रहता है, उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगी, हमारे इंडिया की इनकम का पार्ट होगी। वैसे ही सर, जो हम उनकी गोरे की बुआ का लड़का जो यहाँ पे रहता है इंडिया में, उसकी इनकम का पार्ट, चाहे उसने इंडिया में कमाया है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में कमाया है, वो बाहर ले जाएगा, उसकी नेशनल इनकम बाहर कैलकुलेट होगी। ओह, गॉट इट? यस। अब अगर सर उसकी बाहर कैलकुलेट होनी है, तभी तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं नेट। नेट मतलब
कुछ फैक्टर इनकम जो हमने फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, बाय नेशनल रेजिडेंट या इंडियन रेजिडेंट्स, माइनस फैक्टर इनकम अर्नड इन इंडिया बाय फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल जो यहाँ के लोग नहीं है, तो जो इनकम हमने वहां पे कमाई वो ऐड कर लो, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ हमारे नक्शे के हिसाब से जोड़ी थी। अब इस नक्शे में वो भी तो लोग आ गए जिन्होंने यहाँ पे कमाई है लेकिन वो है बाहर वाले, वो माइनस करेंगे हम। और वो भी तो ऐड करो जो इस नक्शे में आई नहीं भाई, क्योंकि हमने नक्शे के बाहर कनाडा में कमाया। मेरी बुआ का लड़का कनाडा में ट्रक चलाता हैगा सीगा। दैट्स नॉट हाउ पंजाबी स्पीक बाय द वे, ठीक है, अंडरस्टैंड यू बॉलीवुड, ठीक है ओके। तो अब मेरी बुआ का लड़का जो कनाडा में ट्रक चलाता है उसकी इनकम इधर काउंट हो जाएगी, तो वो यहाँ पे हो जाएगी प्लस, इसलिए हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड वो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस। ओ फिर आ जाते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। अब एक चीज समझाओ भाई, हम यहाँ पे खड़े जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जो भी हमने प्रोडक्शन करी ना उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। सही बात है। अब एक चीज बताओ सर, हमने अभी बड़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है। क्या क्या करनी पड़ती है सर? हमें करनी पड़ती है उनको रेंट, है ना, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, फिर इंटरेस्ट, फिर इसमें प्रॉफिट भी तो आ गया एंटरप्रेन्योर का। अब एक चीज बताओ, हमने बेसिकली अपने खर्चे भी ऐड कर लिए सारे हैं और साथ में बीच में हमारी प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर ली। अब क्या बचा मार्केट में सर? हमने सर वो कुछ सुना है, अभी हम सीए इंटर में आपसे पढ़ेंगे कि एक जीएसटी नाम की कोई चीज़ लगती है सर चीज़ों के ऊपर ना, कि अगर हम मैकडी गए और वहाँ पे 600 रुपये का चेकआउट का बिल दिखाता है, जैसे ही हम पेमेंट पे जाते हैं वो 630 बन जाता है, क्योंकि सर 600 पे ना कुछ 5% जीएसटी टाइप्स कुछ लगता है। हाँ लगता है, देना पड़ता है, क्या करें, लॉ में लिखा हुआ है ना, देना पड़ता है। अब बेसिकली सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनकी पेमेंट मिला के फॉर एग्जाम्पल वैल्यू निकल के आई 600 रुपये। कितनी निकल गई? 600 रुपये। लेकिन इस पर 5% जीएसटी भी लगेगा 30 विच इज 5% जीएसटी, तो ये कितना हो जाएगा 630। अब मार्केट में तो वैल्यू ये है ना, मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है? जो भी मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करे, जो भी मैंने सॉरी आउटपुट निकाली, जो भी मैंने प्रोडक्शन करी, उसकी मार्केट का प्राइस क्या है? जो भी मैकडी का बर्गर बना उसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस क्या है? कस्टमर कितना पे कर रहा है सर? 630। लेकिन इसमें से हमें तो सिर्फ इससे मतलब है ना, इससे हम यहाँ पे एनएनपी एट एफसी निकालते हैं। एफसी का क्या मतलब होता है? फैक्टर कॉस्ट, कि जो हमने फैक्टर कॉस्ट जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको जो पेमेंट करी, इनकी फैक्टर कॉस्ट क्या पड़ी ये फैक्टर्स को यूज करने की। ओ मतलब मैं अगर इनको एज अ बिजनेस मैं हाउस होल्ड के फैक्टर्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर यूज कर रहा हूँ, तो उनको पेमेंट करूंगा जो मैं रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट वो सब कुछ अगर मैं खर्चा वर्चा गिन लूँ तो मेरी तो बनती है 600, लेकिन मार्केट में बिकती है 630 की। ओ जीएसटी लगता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमारे पास है मार्केट प्राइस ये वाला 630, इसमें से मैं माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस मतलब ये 30 माइनस करूंगा तभी तो मैं ये फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा। ओ डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? यस सर वी गॉट इट। ये गेम है सर। फिर सब्सिडी, सब्सिडी क्यों मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ठीक है ये माइनस करते हैं, सब्सिडी क्यों प्लस करते हैं? अब एक चीज बताओ, हो सकता है ना जब ये मेरे को चीज 600 की पड़ी होगी, मैंने फिर भी मार्केट में कितने की लगाई होगी? मैंने फिर भी मार्केट में लगाई होगी 540 की, क्योंकि हो सकता है मेरे को सरकार की तरफ से सब्सिडी में मिली थी 60 रुपए की। सरकार ने बोला कि यार तेरे को ये चीज 60 रुपए में मतलब 60 रुपए तेरे मैं पे करता हूँ, तू पब्लिक को सस्ती करके दे। अब उस चक्कर में क्या हुआ, प्रोडक्शन की जो तुमने वैल्यू नोटिस करनी है, जो मैंने एक्चुअल में फैक्टर्स को पेमेंट करी होगी वो तो मैंने 600 करी होगी। गेम समझ रहे हो? मैंने एक्चुअल में फैक्टर्स को पैसे कितने दिए होंगे? 600। फिर मेरे को सरकार ने बोला 60 रुपए की सब्सिडी ले ले, 60 रुपए हमसे ले ले, ये चीजें मार्केट में सस्ती बेच दे, इसलिए मैंने 540 की बेची। अब इसलिए मार्केट वाइज जब मैं देखूंगा उसमें तो 540 है, लेकिन अगर मेरे को सब एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने तो मैं क्या करूंगा? सब्सिडी को ऐड बैक करूंगा। ओ इसलिए माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, बिकॉज इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब ये देखो ये हो रहा है बाहर माइनस, ये माइनस का साइन, ये वाले माइनस का साइन जब अंदर वाले माइनस के साइन के साथ लगेगा तो क्या आएगा? प्लस। इसीलिए फिर जब मेरी 540 की जो वैल्यू थी उसमें 60 में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? फैक्टर कॉस्ट। ओ पूरा एक्सप्लेन कर दिया सर, क्या बात कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, अब हमें सिर्फ पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है।
तुम्हारा आई थिंक ये 20 मिनट्स में ही सारा एक्चुअल में चैप्टर का फर्स्ट यूनिट रीकैप हो चुका है। बट चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के 2 यूनिट हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आ जाती बात वही सर, ये नेशनल वर्ड की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आ गए। नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा सर? देखो, हम जीडीपी एट एमपी तो लेते हैं। जीडीपी एट एमपी में क्या होता है कि सर हमने जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये तो हो गया अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज दिस? जो टोटल इनकम अर्न करी है नेशन के परमानेंट रेजिडेंट ने, जिसको हम बोलते हैं नेशनल्स। अगर मेरी बुआ का लड़का जो यहां से अभी 2 महीने पहले ही वहां पे गया है, तो एज पर लॉ ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। जैसे तुमने सुना ही होगा कि पीआर नहीं मिली अभी उसको, परमानेंट रेजिडेंट वो वहां का नहीं है अभी, उसकी इनकम इंडिया की उसमें कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो कभी भी वापस आ सकता है। वो वाली चीज होती है। एक होता ना, एक होता है जैसे पंजाबी में बोलते हैं अब तो वो वहां पे पक्के हो गए, पक्के हो गए जी, अब तो वहां पे पक्के रहते हैं। उसका मतलब होता है कि अब वो वहां के परमानेंट नेशनल्स हैं, वहां के नेशनल्स हैं वो। तब फिर उनकी इनकम यहाँ पे इंडिया में क्लब नहीं होती। ओह, गॉट इट, गॉट इट। डिफर्स फ्रॉम जीडीपी बाय इंक्लूडिंग इनकम डेट आर सिटीजंस अर्न अब्रॉड, जो हमारे सिटीजन ने बाहर कमाई, और माइनस करो वो वाली इनकम जो फॉरेनर्स ने यहाँ कमाई। ओ, वही जो मैं सबको समझा के हटा था कि यार जैसे देखो एप्पल है, एप्पल यूएसए का ब्रांड है। अब प्रॉफिट अर्नड बाय एप्पल फ्रॉम इट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी, डी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है वो तो ठीक है यार, एप्पल की फैक्ट्री है इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में तो ठीक है, इंडिया की जीडीपी में आ गया। लेकिन जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो किसका? यूएसए की जीएनपी का पार्ट है। जब हम नेशनल इनकम पे जाएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हम एनएफआईए का इफेक्ट लेंगे, तब वो उसकी इनकम क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ये फॉर्मूले सिंपल लिखे हुए, इसको तुम सेल्फ रीड कर लो जल्दी से। अ 1, अ 2, अ 1 2 3 4। चलो अब आ जाते हैं सर एनएनपी एट एमपी। देखो ये हम नेट पढ़ चुके हैं, नेशनल पढ़ चुके हैं, अभी भी हम एमपी पे हैं, तो ये तुम्हें पता ही है। जीडीपी एट एमपी में हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, एनएफआईए ऐड करना है। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। अगर मैं नेट बताऊं जीडीपी एट एमपी से एनएफआईए ऐड की, डेप्रिसिएशन माइनस की, हम कहाँ पहुंच गए? एनएनपी एट एमपी के ऊपर, एनएनपी एट एमपी के ऊपर। अब हमें किस पे जाना है? एफसी, एनएनपी एट एफसी पे जाना है, नेशनल इनकम पे। तो हम क्या करेंगे? अब हम पहले समझते हैं जीडीपी एट एफसी। पॉइंट वही आ जाती है कि सर बात देखो ऐसी है, ये वाली चीज तुम सेल्फ रीड कर लोगे, ये वाला लॉजिक मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें फैक्टर कॉस्ट में ऐड करने हैं, तो हमारे क्या आ जाएंगे? मार्केट प्राइसेस। बेसिकली ये बताओ, मार्केट में जो चीज़ बिक रही है, मेरे पास एक चीज़ थी 100 रुपये की, मैंने उस पर 20 रुपये जीएसटी लगाए, 120, ताकि मार्केट में बिकेगी, एज पर लॉ है ना, 20 रुपये जीएसटी लगता है, ठीक है। सरकार ने मुझे 30 रुपये की सब्सिडी भी दी, तो मैंने क्या करा होगा? जितनी मेरी कॉस्ट बनी होगी इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मैंने उसमें से जो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल गई वो माइनस कर दी होगी कि यार ये तो मुझे मिल गई, कोई बात नहीं है, हटा दो पैसे। और जो मैंने इंडायरेक्ट टैक्सेस लोगों से लेने वो मैंने ऐड कर दिए, तो 100 प्लस 20 माइनस 30, 90 आ जाएगा। ये देखो 100 प्लस 20 जीएसटी और माइनस सब्सिडीज माइनस 30, क्या आ जाएगा? 90। ओ, समझ गए? यस, यस। इनकम मेथड एक आगे आएगा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे टेंशन मत लो, छोड़ो। तो बेसिकली एनएनपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर वर्ड बोलते सारी तुम्हारी फैक्टर कॉस्ट आ गई, तो ऑलरेडी एफसी पे है, ठीक है। अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अब डोमेस्टिक बोल दिया तो इसको नेशनल करने के लिए हम क्या करेंगे? एनएफआई ऐड कर देंगे। ओ, ये चीज़ें ना एज इट इज जो मॉड्यूल में लिखी होती हैं, ये पेपर में उठ के आ जाती हैं। इसको अगर अगर वो बोले ना, व्हाट शुड वी ऐड इन फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी टू रीच एट नेशनल इनकम, इतना सा पूछ लेंगे। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, एनएफआईए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये वो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यार क्या करना है अब, ऐसा, समझे? ठीक है। पर कैपिटल इनकम क्या होती है भाई? देखो, जो तुम्हारी जीडीपी है कौन सी? नॉमिनल नहीं रे, नॉमिनल तो उल्टा बेकार मेजर है एक्चुअल में चेक करने का, क्योंकि प्राइजेस का इफेक्ट भी तो आ जाता है बीच में, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है हर साल। तो इसलिए हम रियल जीडीपी लेते हैं, और रियल जीडीपी का हम क्या करते हैं? इफेक्ट लेते हैं। मैं कॉल आ रही है बेकार सी।
हाँ, तो रियल जीडीपी हम लेते हैं, मतलब बेसिकली जिसमें से इन्फ्लेशन निकाली हुई होती है, रियल जीडीपी, उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, पर कैपिटा इनकम। भाई एक चीज बताओ, मान लो यूएसए की भी रियल जीडीपी $4 बिलियन और इंडिया की भी जीडीपी $4 बिलियन, किसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी? अरे सर यूएसए की ज्यादा होगी ना, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। इसीलिए तो पर कैपिटा इनकम निकालनी चाहिए कि यार वो बोले, देखो इंडिया बोले देखो जी हमने यूएसए की बराबरी कर ली, उसने $4 बिलियन करा, हमने भी $4 बिलियन करा। अरे भाई उसने $4 बिलियन अपने जो उसके मतलब समझ रहे हो 50 लाख लोग होंगे उसके लिए करा है, तुमने यहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों के लिए करा है, 3 गुना लोग हैं तुम्हारे यहाँ पे, और तुम कर रहे हो इक्वल बराबरी, समझ रहे हो, ये बात है। अब हम आ जाते हैं सर बढ़िया सी चीज के ऊपर, जो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, या या पर्सनल इनकम बोलती है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं देश ने क्या कमाया, देश वालों ने बाहर क्या कमाया, बाहर वालों ने देश में क्या कमाया, मेरे को ये बताओ एक्चुअल में हमारे हाथ में क्या इनकम आई। जो एक्चुअल में हमारे हाथ में पैसा आ गया वो हमारी है पर्सनल इनकम। और हमारे मतलब कौन? हाउस होल्ड सर, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। देखो एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है तुम्हारी फर्म्स, जो तुम्हारा है वो बिजनेस सेक्टर, जो फर्म वाला सेक्टर। फर्म का तो काम इतना है कि भाई प्रोडक्शन करके देना, तो उसने अगर कुछ कमाया वो हमारे काम का नहीं है। जैसे फर्म, सर फर्म कैसे कमाती है? वो जो बेचती है अपने प्रोडक्ट, सारे नहीं नहीं वो तो नॉर्मल है, वो तो नेशनल इनकम में काउंट होता है। जैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली फर्म को, तो वो नॉर्मली फर्म की वो नहीं होती ना, मतलब फर्म को इनकम होगी लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, क्योंकि सब्सिडी तो हम माइनस कर देते हैं। Yes. फिर सर यहाँ पे पर्सनल इनकम में आएगा क्या? पर्सनल इनकम वो इनकम है जो हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव करी है, इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, बेसिकली जो प्रोडक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं है, जिनका काम ही सिर्फ ऐसे एनपीओ नहीं होते जो ऐसे है ना, वृद्धों को संभालते हैं, जानवरों को संभालते हैं, ये सब चीज़ें या जो भी है। यहाँ पे फिलहाल बात आती है एनपी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं, वो भी एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इन्होंने जो कमाया। अब सर देखो ऐसा है, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ इनकम अर्नड, जो एक पूरे नेशन ने कमाई है। अगर मैं बोलूं इंडिया ने इतने पैसा कमाए। पर्सनल इनकम जबकि मेजर है एक्चुअल करंट इनकम किसकी? रिसीट ऑफ पर्सन फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज हु मे और मे नॉट हैव बीन अर्नड फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ओ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है सर, मैंने अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं भी कमाया होगा लेकिन मैंने कोई चीज कमा ली, तो समझ लो वो मेरी पर्सनल इनकम का पार्ट है। नेशनल इनकम में तो एक्चुअल में इनकम वो है जो अर्न करी है, चाहे रिसीव हुई चाहे नहीं हुई। लेकिन पर्सनल इनकम में उल्टा है, जो इनकम रिसीव हो गई चाहे अर्न करी थी चाहे नहीं करी, वो पर्सनल इनकम का पार्ट बन गया। भाई बैठे बैठे गवर्नमेंट से मेरे को आ गई पेंशन, मैं तो नौकरी छोड़ चुका, मैं हूँ सरकारी इंप्लॉई 2004 से पहले वाला, मैंने नौकरी छोड़ दी, मतलब नौकरी खत्म हो गई जो भी है, अब मेरे को मिलती है पेंशन। अब मेरे को मिलती है पेंशन इसके लिए, क्योंकि अब मेरे को क्या मिलती है? पेंशन। क्या मैंने ये कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके कमाई? नहीं सर, मेरे को बैठे बैठे मिली है। तो ये क्या मेरी ये पर्सनल इनकम है। तो बेसिकली पर्सनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम में वो वाली इनकम ऐड कर दो जो मैंने रिसीव करी है, चाहे कमाई नहीं भी है, और माइनस कर दो वो इनकम जो नेशनल इनकम में, क्योंकि इनकम अर्नड आती है लेकिन मेरे को अगर मिली ही नहीं है तो काहे की इनकम भाई, उसको हटा दो। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उसको हटा दो। मतलब पैसा मेरे को मिला हुआ होना चाहिए, चाहे मैंने कमाया चाहे नहीं कमाया, और अगर नहीं मिला तो अगर तुम उसको कमाया गिन रहे हो उसको हटा दो। समझ आई बात? दोबारा सुन लो, नेशनल इनकम तो इनकम अर्नड है, इसमें वो वाली इनकम ऐड करो जो मेरे को मिल गई चाहे मैंने नहीं कमाई, और इसमें से वो इनकम हटा दो जो मेरे को मिली ही नहीं चाहे तुमने गिन रखी है कि मैंने कमाई है। समझे बात? यस। एक सेकंड पानी पी लूं पॉज करके, मैंने सोचा कि इसमें क्या छुपाना कि मैं पानी पी रहा हूँ। यस यस, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको क्या लेते हैं सर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब किसी की इनकम नहीं बनी, सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर हुई है। दोबारा सुनो, किसी ने मेरे को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी, मतलब ऐसी पेमेंट जो एक तरफा है, इधर को जा रही है लेकिन इधर से कुछ नहीं आ रहा है,
समझ रहे हो? नॉर्मली क्या होता है सर, कोई अगर हाउस होल्ड को ना पेमेंट करता है, कोई अगर हाउस होल्ड को कैश देता है, तो बदले में क्या लेता है सर? फैक्टर्स लेता है, कोई कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, कुछ तो लेता होगा। लेकिन अगर ये कुछ नहीं आ रहा और सिर्फ कैश जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इस केस को हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स, समझ आ गई बात? यस। ट्रांसफर पेमेंट की एग्जांपल सर, जैसे अभी आपने बोला पेंशन, पेंशन मिलती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि आजकल यूथ को जो जॉब नहीं ना दे पा रहे, तो उन्होंने क्या बोला, अरे हम यूथ को जॉब तो दे नहीं पा रहे, लेकिन सरकार के पास पैसा बहुत है, तो पैसा देते हैं सर, हर महीने 5,000 दे दिया इस चीज का कि तुम, हमने तुम्हें बेरोजगार रख रखा है। वाह, हर जगह नहीं मिलता है, कहीं तुम अपने सरकार के पास पहुंच जाओ। और क्या क्या एग्जांपल है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब भाई तुम्हारा एम्प्लॉयर जो है, तुम्हारे उसमें पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता? यस। देखो तुम्हारी सैलरी से भी जाता है, वो तो तुम्हारी सैलरी का ही पार्ट है, लेकिन वो अलग से काउंट मत करना, याद रखना ये बात। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि उसने जो तुम्हें सैलरी देनी है वो उसके अलावा कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे एज पर लॉ करना पड़ रहा है, लेकिन कर तो रहा है। ओके। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, वेलफेयर पेमेंट्स होता ना, बुढ़ापा योजना, पेंशन योजना, महाराष्ट्र में चलती है लाडली बहन योजना, ये पंजाब में भगवंत आम आदमी पार्टी की सरकार ने चला रखी है, लड़कियों को हर महीने 1,000 रुपए देना। यस। तो ये सब क्या है? वेलफेयर पेमेंट्स। बस तुमसे कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं बदले में, तुम्हारे खाते में 1,000 रुपए डाल रहे हैं मजे से, बस। इंडिविजुअल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनकम विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, ऐसी कौन सी इनकम है जो उनको मिलती नहीं है, और ये जो नहीं मिलती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमें क्या करनी होती है? माइनस। जैसे कि सर देखो, हमें पता है हमने 4 फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या गिना था? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब एक कंपनी को होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के होते हैं 3 हिस्से, ये फैक्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? ये कमाया उसने प्रॉफिट। प्रॉफिट के होते हैं 3 हिस्से। एक तो जाता है कॉर्पोरेट टैक्स में, क्या कर दिया मैंने ये काचा माचा। एक किस में जाता है सर? कॉर्पोरेट टैक्स में। फिर दूसरा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको तुम बोलते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। और बाकी फिर जाता है जो तुम्हें एक्चुअल में मिलता है, वो क्या है? डिविडेंड। अब सर हमें पता है नेशनल इनकम में ये इंक्लूडेड होता है, ये तुम्हें पता है नेशनल इनकम में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। यस यस। और प्रॉफिट के होते हैं 3 हिस्से, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। क्या तुम्हें, मतलब हाउस होल्ड को कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है? सर नहीं मिलता, कॉर्पोरेट टैक्स हमें नहीं मिलता। इस पे लगाओ काटा लाल वाला। क्या रिटेन्ड अर्निंग तुम्हें मिली? नहीं सर, वो तो नाम ही रिटेन्ड अर्निंग है, कंपनी ने रिटेन कर ली अपने पास। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी हमें नहीं मिली। तुम्हें बस क्या मिला? डिविडेंड। तुम्हें बस क्या मिला? डिविडेंड। अब नेशनल इनकम में तुम्हें पता है सारी फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड होती है, एनएनपी एट एफसी, तो एफसी मतलब सारी फैक्टर कॉस्ट, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में, तो सर हमें वो वाली इनकम माइनस करनी है जो अर्न करी है, डेट इज ये दोनों, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं सर? इसलिए हम individuals also contribute income which they do not actually receive, for example undistributed corporate profits and contribution of employers to social securities, ये इसमें भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जैसो पर्सनल इनकम पे अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा सर? नेशनल इनकम में से पहले तो वो माइनस करो जो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, ये मैं भी बताता हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स देखा, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स, ये माइनस कर दो जो हमें मिले ही नहीं। फिर ऐड कर दो वो ट्रांसफर पेमेंट जो हमें हाउस होल्ड या फर्म को मिली है, सॉरी हाउस होल्ड को मिली है फ्रॉम फर्म एंड गवर्नमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्सनल इनकम में किसके लेनी है? सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम। तो हमें अगर कोई भी इनकम मिली है फ्री में बैठे बैठे, चाहे फर्म से चाहे गवर्नमेंट से। फर्म से कैसे मिली? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन पीएफ। गवर्नमेंट से कैसे मिली? ये वेलफेयर पेमेंट्स, पेंशन, ये सब चीजें। ओह यस यस। तो इसलिए पर्सनल इनकम में क्या क्या नहीं आता? रिटेन्ड अर्निंग जो हमें नहीं मिली, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, अब भाई जो टैक्सेस चले गए, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, ये तो कंपनी ने कमाई, लेकिन ये कमा के कहाँ डाल दी? एम्प्लॉई के पीएफ में डाल दी। क्या वो एक्चुअल में हमें मिली? इतना ही, तो इसलिए पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। अच्छा लेकिन देखो फनी बात क्या है, जो उसने कंट्रीब्यूशन यहाँ से हटाई वो कहाँ पे ऐड होगी सर? यहाँ पे ऐड होगी। नेशनल इनकम से हमने पहले वो वाली प्रॉफिट वाले कंपोनेंट से वो वाला
उसका पोर्शन हटाया जो कंट्रीब्यूशन था पीएफ की तरफ, लेकिन क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन पीएफ इधर भी बन गया इनकम, तो यहां से हटा यहाँ पे ऐड हो गया। नाइस। फिर हाँ, हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम, देखो हाउस होल्ड को कुछ तो सरकार की तरफ से, जैसे देखो अब सरकार अगर बॉन्ड इशू करती है नेशनल लेवल पे, है ना, अब पब्लिक नॉर्मल पब्लिक खरीदती है, तो जो सरकार ने बॉन्ड इशू करे उसको बोलते हैं नेशनल डेट, तो उसके ऊपर सरकार कुछ हमें इंटरेस्ट पे करती है, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। यस। क्या हमने वो बैठ के कुछ कमाया, कि हमने उसके बदले में कुछ दिया? नहीं, बैठे बैठे इनकम होगी, तो ये होगी एक पार्ट ऑफ तुम्हारा पर्सनल इनकम का पार्ट हो गया। लेकिन कुछ तुमने सेम ऐसे ही तरीके से कुछ पेमेंट करी भी होगी, अब तुमने बैंक से लोन लिया हाउस होल्ड ने, या गवर्नमेंट से लोन लिया, या कुछ भी है, तो उसके लिए तुमने कुछ पेमेंट करी भी होगी इंटरेस्ट की, तो वो माइनस भी हो जाती है। तो इसलिए जो नेट नेट इंटरेस्ट है जो तुमने पेमेंट करी है, किसने? हाउस होल्ड ने। किसको? गवर्नमेंट एंड फर्म्स को। वो क्या हो जाएगी? नेट वाली जो है वो माइनस हो जाएगी। ओ, समझ आ गई बात? यस, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रेड वाला सेल्फ रीड कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड वाला सेल्फ रीड करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये रेड वाला पढ़ लिया होगा आपने, तो हम चलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के ऊपर। सर ऐसा है, पर्सनल इनकम तो हमने ऊपर से निकाल दी, अब ये वो वाली इनकम आ गई जो हाउस होल्ड ने कमा ली। अब एक चीज बताओ, हाउस होल्ड ने कमा तो ली, हाउस होल्ड ने कमाए 100 रुपए, क्या जो मैंने, तुम मेरे बारे में सोच के बताओ, मान लो मैं कमाता हूँ 100 रुपए, क्या मैंने जो 100 रुपए कमाए मैं 100 के 100 खर्च सकता हूँ? नहीं सर, आपको इसमें से कुछ टैक्स भी तो देना होगा गवर्नमेंट को। हाँ, तो वो टैक्स, मैंने जो पर्सनल टैक्स देना वो हटा दो। फिर सर आपने कुछ गवर्नमेंट को कुछ कंपलसरी पेमेंट्स भी तो करनी हो सकती हैं। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा है नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट जाती है। नॉन टैक्स कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाती है, वो भी तो आपने कुछ देनी होगी। हाँ सर, वो भी देनी है। फिर वो जब हटा दूंगा तब मेरे पास क्या बचेगी? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल नाम का ही मतलब ये होता है डिस्पोजेबल, कि मैं अभी यह चाहे ये जो 100 रुपया में से जो मैंने टैक्स हटा दूं और ये नॉन टैक्स पेमेंट हटा दूं, जो मेरे पास 70 रुपये बचे, इसको मैं चाहे आग लगा दूं, मेरे को कोई कुछ नहीं करने वाला। मतलब मेरे डिस्पोजल पे है वो 70 रुपए, इसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ओ, वो पैसा जो मेरे हाथ में वो वाला बचा है जिसका मैं जैसे मर्जी यूज करूं। यस यस, ठीक है। ये दो दो एग्रीगेट्स लिखे हुए हैं, एक बार सेल्फ रीड करो जल्दी से। दो बार दो एग्रीगेट लिखे हैं जो सेल्फ रीड करो जल्दी से। हाँ जी, तो आपने पढ़ लिया। एक तो है हमारे पूजनीय नंदी जी, और एक हमारी रेबल किड गंदी सी, आई मीन नो ऑफेंस। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? ये थोड़े वैसे वाले एग्रीगेट्स हैं जो तुम्हारे पेपर के लिए रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर रिवीजन में टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने क्लास में टाइम लगाया हुआ है। तो आप भी बस ये सेल्फ रीड कर लो और जितना लिखा हुआ है इसको एज इट इज पेपर में रट के चले जाओ। अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो इतने में से सॉल्व हो जाएगा। ओ, अब आ जाते फिर हम सर प्राइवेट इनकम के ऊपर। वो इनकम वो इनकम इंक्लूडिंग फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम जो प्राइवेट सेक्टर की है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। व्हाट? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पर्सनल इनकम से क्यों अलग है? क्योंकि वहां पे हम पहले नेशनल इनकम लेते हैं, उसमें से सिर्फ वो इनकम हटा देते हैं जो रिसीव हुई है चाहे अर्न नहीं करी, और वो इनकम ऐड कर देते हैं जो रिसीव हुई है चाहे अर्न नहीं करी, और माइनस कर देते हैं जो अर्न करी है लेकिन रिसीव नहीं हुई। प्राइवेट में इनकम में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और ये फर्म वाले सेक्टर को हटा ही देते हैं। मतलब फर्म वाले सेक्टर को रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को रखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को हटा देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां तक पढ़ू ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तुम्हारी आ जाती है वो जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, क्योंकि फैक्टर इनकम लिखा है इसलिए एफसी होगा, और डी क्योंकि डोमेस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है, और एन नेट लिखा तो एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एनडीपी एट एफसी में अगर मैं एनएफआई ऐड कर दूं, क्या क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। एग्जैक्टली, एनएनपी एट एफसी, तो ये लो एनएफआई ऐड भी कर दिया। सर फिर फर्क क्या बचा? फर्क इतना बचा मेरे भाई कि मैंने फैक्टर इनकम जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ली, ये सिर्फ उतनी ली जो एक्रीविंग टू कितनी थी? प्राइवेट सेक्टर। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर इसमें से हटा दिया, पब्लिक सेक्टर बेसिकली हटा दिया। समझ आई बात?
जितनी प्राइवेट सेक्टर थी वही प्राइवेट इनकम में आएगी, ये बात याद रखना। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं वर्ड, तो ये तुम्हारा ये प्लस ये तुम्हारा नेशनल इनकम बन जाता है। ओ, समझ आई गेम? ठीक। फिर मैंने क्या बोला, प्राइवेट इनकम में होता क्या है, वो सारे सोर्सेस, ये मैंने रिपीट की करी है लाइन, ये नीचे तो लिखी हुई है। हाँ, विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। प्राइवेट सेक्टर को जो सोर्स बनता है, चाहे वो कंट्री के विद इन से है चाहे बाहर से। अब देखो, पर्सनल इनकम में हम क्या ले रहे थे सर, सिर्फ हम पर्सनल इनकम में क्या कर रहे थे, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट या फर्म। वहां पे हम क्या ले रहे थे, उनकी तरफ से हमें कुछ इंटरेस्ट आया, आता है ना गवर्नमेंट से, नेशनल डेट का इंटरेस्ट। ओ ये, यहाँ पे हमने नेट करने की बजाय उसको ऐड कर दिया। फिर कुछ करंट ट्रांसफर्स भी आए गवर्नमेंट से, फिर कुछ अदर नेट ट्रांसफर्स भी आए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब जो फर्म से इंटरेस्ट की इनकम आई वो तो प्राइवेट में ही पार्ट होगी, वो हाउस होल्ड का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनो, फर्म प्राइवेट का पार्ट है, फर्म पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि पर्सनल इनकम में सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम आती है, एंड वो वाले एनपीओ आते हैं जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। यस यस, गेम समझ आई? यस, इतनी सी गेम है, और तुम्हें पेपर में इसके रिलेशन में तुम्हें न्यूमेरिकल दिए होंगे। ये जो आगे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन है, ये हमने क्लास में पूरे डिटेल में करी हुई हैं। तो अभी तुम क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो 1 2 3, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। फिर ये इलस्ट्रेशन 2 पॉज करो, 1 2 3, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। फिर इलस्ट्रेशन 3 पॉज करो, सॉल्यूशन देखो। ये फिर 4 पॉज करो यहाँ तक, फिर सॉल्यूशन देखो। फिर अब हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन भारत। मेरा भारत देश महान। यस यस। अब देखो भाई, इंडिया में ये चलता है सर्कुलर फ्लो। इसी से मैं तुम्हें तीनों मेथड समझाने वाला हूं, चल क्या रहा है। अब देखो मेरी बात समझो, हर जगह ना हम इंजेक्शंस, लीकेजेस, ये चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। कुछ जगह पे बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी निकल पाएगी। अब सोचो, तुम मजे से बोल दो कि चलो भाई इंडिया की नेशनल इनकम निकालते हैं। अब भाई कितना पैसा बाहर से इंडिया में आता है, कितना पैसा इंडिया से बाहर जाता है, कितना पैसा एफडीआई के थ्रू फॉरेनर्स ने इंडिया में लगा रखा है, उस पर वो क्या कमा रहे हैं, कितना पैसा एफपीआई में लगा हुआ है, कितना पैसा इंडियंस ने बाहर से कमाया है, कितना पैसा, मतलब जो करंट ट्रांसफर्स भी आते हैं गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया आईएमएफ से, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रही, मतलब इतना कुछ है। जो अगर तुम सब वेरिएबल काउंट करते हो, रियल लाइफ में तो वो होते हैं, लेकिन अगर थ्योरी की बात करें, जब तुमने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सर नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये मॉडल चलता है, कैसे चलता है देखो ऐसे। ये है फर्म सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस सेक्टर। क्या ये भी प्राइवेट सेक्टर है? हाँ, ये भी प्राइवेट सेक्टर। ये क्या करता है सर, ये प्रोडक्शन करता है। इसी को जब हम प्रोडक्शन को लेंगे, इसी को हम लेंगे वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है, वही बात आ जाती है ना कि सर मैन्युफैक्चरर है, उसने 10 का सामान बनाया, उसने 10 का जब बेचा तो उसने होलसेलर ने खरीदा, उसने आगे 12 का बेच दिया, तो उसने 2 रुपए की वैल्यू एडिशन करी। फिर रिटेलर रिटेलर ने खरीदा, उसने आगे 14 का बेच दिया, है ना। रिटेलर ने मान लो 20 का बेच दिया, चलो 20 का बेच दिया। अब यहाँ पे गेम क्या बैठ रही है कि सर हम जब प्रोडक्शन काउंट करेंगे, हम क्या 3 बार कर लेंगे क्या, 10 प्लस 12 प्लस 20? नहीं रे, हम करेंगे जो उसने एक्चुअल में वैल्यू एडिशन करी। वैल्यू एडिशन कैसे करी, जितने की उसने बेची माइनस जितने की उसने खरीदी। तो सर इसने 10 की बनाई 10 ये, प्लस 12 माइनस 10 2, प्लस 20 माइनस 12 8, इसलिए जाके ये चीज इक्वल टू 20 की बनी, जो की थी उनकी फाइनल वैल्यू गुड्स की। ओ, समझे गेम? यस। पैम, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो में क्या चलता है कि ठीक है सर, इन्होंने प्रोडक्शन करी, हम या तो वो देख सकते हैं, या अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये भी तो बताओ, ये जो प्रोडक्शन इन्होंने करी, जो मार्केट में बेची, जो भी करी, इसको प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो फैक्टर इनकम्स लगी, मतलब जो फैक्टर पेमेंट करनी पड़ी होंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, हम उसको पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़ते हम आपने कितनी प्रोड्यूस करी है, ये वो, कभी करना ये चीज़ मुश्किल हो जाती है एक्चुअल में कैलकुलेट करना कि कोई चीज़ कितनी बनी है देश में। समझ रहे हो, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। अब एक छोटा सा ये जो टपरी खोल के बैठा है, इसका कौन, तुम्हें लगता है इसकी कोई बैठ के ऊपर नेशनल लेवल पे इनकम कैलकुलेट कर रहा है कि भाई इसने भी तो कंट्रीब्यूट करा है?
कि देश में जितने भी चाय के टपरी वाले हैं उन सबकी इनकम ले लो, वो तो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते, जाएगी कहाँ से इनकम। तो ऐसे लिए कभी कभार ये ईजी नहीं होता। फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, सर जो फैक्टर इनकम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी है, प्रोडक्शन वालों ने फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करे होंगे ना, तो उनको फैक्टर पेमेंट दी होगी। जब उनको फैक्टर पेमेंट दी होगी, क्या क्या दिया होगा सर, वही रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट RWIP, तो उसको ले लो एज एन इनकम। ठीक है, तो या तो हमारे पास है वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड, या हमारे पास है इनकम मेथड। फिर तीसरी बात, सर ये जो फैक्टर इनकम है, जो बोलो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया होगा C, या जो इसमें फर्म्स आती हैं, फर्म ने भी तो सामान खरीदा है, फर्म को भी तो फैक्टर पेमेंट आनी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी हो सकती है I। मतलब बेसिकली डिस्पोज जो करा है पैसा, जो पैसा डिस्पोज करा कि हमारे यहाँ से चला गया, डिस्पोज करा है, डिस्पोज करा है जो डिस्पोज करा है, चाहे एज अ कंजम्पशन चाहे एज एन इन्वेस्टमेंट, ये भी तो एक तरीका है। बेसिकली इन्होंने जो खर्चा करा है, एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास तीन मेथड कौन से बनते हैं, एक वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। समझ आई बात? यस। और इसमें एजम्पशन ऑफ कोर्स होती है कि बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, तो तुम्हें लगे कि सर इसमें इसका इफेक्ट नहीं लिया, इसमें इसका इफेक्ट नहीं लिया, ऐसा। ठीक है, ये अगर तुम सेल्फ रीड कर लोगे तो वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी 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 बोला, जो मैंने अभी अभी बोला वही सब लिखा हुआ है, तो इतनी टेंशन मत लेना। हम सीधे चलते हैं फर्स्ट मेथड पे, डेट इज वैल्यू एडेड मेथड, या जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब हमने इसमें निकालना क्या था सर, कि जितने भी लोगों ने प्रोडक्शन करी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज बांटते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर, हमारे यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसान जो है वो गुड्स भी बना रहा है, एक कोई दुकान है जो ट्रैक्टर बना रही है, तो ऐसे कोई गुड्स बना रहा है, कोई सर्विसेज बना रहा है, तो हमें पहले तो ना मार्केट आइडेंटिफाई करनी होगी, सेक्टर्स बांटने पड़ेंगे कि सर सबसे पहले तो आता है प्राइमरी मार्केट, जो सबसे पहले रॉ मटेरियल बना रहा है। जैसे जो किसान होते हैं जो खेती करते हैं, वो बनाते हैं, पैडी बनाते हैं, पैडी से चावल बनता है, तो चावल बनाने वाली कंपनी अलग जो पैडी से चावल बनाती है, लेकिन जो पहले सबसे पहले आता है किसान, प्राइमरी सेक्टर जो पैडी बना रहा है। फिर आती है वो कंपनी सेकेंडरी सेक्टर में, जो फैक्ट्री मिल लगा के बैठी है, राइस मिल, जो पैडी से चावल में कन्वर्ट करके चावल को फिनिश्ड गुड्स बना रही है। और फिर आ जाती है थर्ड टर्शरी सेक्टर, या जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें आते हैं हम जैसे लोग, CAs, डॉक्टर्स, लॉयर, कंसल्टेंट्स, जिनका काम क्या है सर्विस देना। तो जितने भी लोग सर्विस देते हैं, टेलरिंग की सर्विसेज, सैलून की सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज देते हैं वो तुम्हारे टर्शरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में जो प्राइम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर में जो बीच में कन्वर्जन की प्रोसेस लगा के उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर अब इन तीनों का अपना अपना योगदान हुआ होगा भाई, इन तीनों ने, सबसे पहले किसान ने कुछ बनाया, फिर उस पर सेकेंडरी सेक्टर वाले ने काम करा, फिर टर्शरी सेक्टर अपनी अलग सर्विस दे रहा है, तो हर कोई अपना अपना लगा हुआ है। अब फिर वही बात आ जाती है, अब एक एक सेक्टर का वो चीज़ निकालने की, इसमें इस बंदे ने क्या करोगे, इस बंदे ने क्या करोगे, वो तो बहुत मुश्किल है। तो एक कॉमन लॉजिक क्या लगा कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितने करी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तभी तो इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड है। किसान ने कोई चीज़ बनाने में लगा दी है 100 रुपए, बेची कितने की, 150 की, वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 50 रुपए, बस बात खत्म, सिंपल लॉजिक। फिर वो जिसने 150 में खरीदी चीज़, उसने उसके चावल बनाए, चावल को कितने में बेचा, अब भाई उसने खरीदी कितने की, 150 की, उस पर अपनी कुछ प्रोसेसेस वगैरह लगाई, उसकी भी कॉस्ट लगी होगी, ठीक है। अब उसने बेची कितने में सर, 150-200 की चीज़ उसने 300 में बेच दी, 300 में बेच दी ना मेरे भाई, तो ये 150 रुपये ऊपर, जो 300 माइनस 150, जो 150 उसकी क्या है, वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जब हम लेते हैं तीनों सेक्टर की, जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, क्योंकि प्रोडक्टिव सेक्टर हमने लिए ना सिर्फ, इट इज द सेम एज GDP एट MP। व्हाट इज GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। तो ये क्या बन जाता है तुम्हारी, उन्होंने जितनी भी आउटपुट बना के बेची, कि भाई एक दुकान ने एक चिप्स बना दिए 100 रुपए के, लेकिन उस चिप्स को बनाने में उनका जो सामान लगा, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगी, वो माइनस कर दी, वो माइनस कर दी। इससे तुम्हारी क्या आ जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जैसे मैंने अभी बोला कि 150 के सामान बेच दिया, लेकिन 100 में खरीदा था, तो 100 में जो खरीदा था वो माइनस कर दिया, 150 में से 100 गया, 50 तुम्हारी क्या वैल्यू एडिशन। अच्छा, मैं बार बार सर ये बोली जा रहा हूँ 150 में बेचा, 150 में बेचा, अरे जरूरी थोड़ी है बेचा,
हो सकता है बना लिया हो, प्रोड्यूस कर लिया हो, लेकिन अभी गोडाउन में ही पड़ा हो। गोडाउन में ही पड़ा हो। तो सर क्या वो भी लेंगे? अरे लेंगे ना, हम पढ़ तो नेशनल इनकम में क्या रहे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, बिका नहीं बिका वो तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन तो हुई। तो इसलिए हम सेल्स भी लेते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक भी लेते हैं। अरे जैसे P&L बनता है मेरे भाई, ये P&L बनता है, इसमें क्या लेते हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। ये परचेजेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस में कर रहा हूँ परचेजेस। तो मेरे पास जो जीपी आता है वही तो तुम्हारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया, ग्रॉस मैंने क्या वैल्यू एडिशन करी, अपनी अपनी तरफ से क्या डाला। खर्चे वर्चे तो उसमें मैं बाद में माइनस करूंगा ना, जो नीचे P&L में नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो तो बाद में माइनस करूंगा, पहले मैंने ग्रॉस क्या कमाया, तो वो तुम्हारा इसमें आ जाता है। ये रेड वाला नोट ध्यान से पढ़ के जाओ। यस यस, चलो समझ आ गया। यस। अब सर सिंपल सी बात आ जाती है, तुम्हारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया, नेशनल इनकम पे जाना है, क्या करोगे सर, वही जो आपने पहले बताया, डेप्रिसिएशन माइनस, NFIA प्लस, और फिर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, हम आ जाएंगे नेशनल इनकम में जो कि है NNP एट FC। अब जैसे मैंने बोला कि वैल्यू एडेड जो मेथड है, ये तुम्हारी वो वाली प्रोडक्शन भी लेता है कि जो तुमने प्रोड्यूस कर लिया, चाहे बेचा नहीं बेचा ये वो बात की बात है, हमें तो मेन प्रोडक्शन से मतलब है कि कोई चीज प्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए इसमें वो वाली ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आएगी, चाहे गवर्नमेंट ने करी है, एंटरप्राइज ने करी है, हाउस होल्ड में करी है, चाहे बेसिकली जो तुमने फिक्स्ड एसेट खुद प्रोड्यूस करे, खुद प्रोड्यूस करे। यस, वो वाले भी आएंगे। कुछ चीजें ना तुम्हारी बुक में ही है, जैसे बेसिकली मॉड्यूल में जो लिखी हुई है एज इट इज मैंने लिखी हुई है, तुम्हें पेपर में MCQ पेपर है, याद है बेस्ट बात, तुम्हें पेपर में अगर आएगा तो इसका एक हिंट आएगा, बेसिकली एक इसका मतलब मुश्किल से एक वर्ड लिखा हुआ हो सकता है बस, कि सर ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड इज इंक्लूडेड इन ये इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, ट्रू और फॉल्स, या जो भी मतलब चार ऑप्शन, इज इंक्लूडेड इन विच मेथड, कुछ भी आ सकता है। पॉइंट इज अगर तुमने कोई चीज सिर्फ पढ़ी भी उस लेवल पे है ना, कि मेरे को बस ये रिटेन रखनी है, मेरे को जरूरी नहीं है हर चीज का मतलब उस लेवल पे समझ आए कि मेरे को मतलब मैं तो इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा बहुत बड़ा, तुम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मेजर पढ़ने नहीं है, तुम यहाँ पे CA फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स क्लियर करने आए हो। ये क्लियर हो गया उसके बाद पूरी CA की जर्नी में तुम्हें इकोनॉमिक्स काम भी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, मैं लिख के देता हूँ, मेरे को पता ना मैं CA हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए तुमने सिर्फ उतने लेवल पे पढ़ना है जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, और ट्रस्ट मी इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बट हाँ ये बात है, मतलब इससे बाहर आ सकता है वैसे मैं बता दूं, लेकिन ये याद रखना कि अगर मैं कोई चीज़ ऐसे पढ़ाता हूँ ना कि ये इंक्लूड होगी ये एक्सक्लूड होगी, तो तुम्हें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी कौन सी एक्सक्लूड, और मेरे को रिटेन रखनी है, मतलब आपको रिटेन रखनी है पेपर में जाने से पहले, और बस ज़्यादा दिमाग अभी मत चलाना, ट्रस्ट मी। ठीक है, ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेसिकली जो खुद प्रोडक्शन करी है, चाहे फिक्स्ड एसेट्स की, चाहे गुड्स प्रोड्यूस करी है मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अब एक फार्मर है, उसने मतलब 10 किलो आटा खुद ही उगा के खुद ही खा गया अपनी फैमिली के लिए, मतलब फैमिली के लिए उगाया उसने 100 किलो आटा, तो भाई उगा गया खा गया, वो भी तुम्हारे वैल्यू एडिशन में पार्ट हो गया, क्योंकि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन तो हुई है ना, चाहे उसने खुद कंज्यूम करी। तो बेसिकली हर चीज़ में हम क्या गिनते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है अगर तू खुद खाने की बजाय, एक किसान तो खुद खाने की बजाय इसको बाजार में बेचता तो बिकती ना, और तेरे को इसका कुछ दाम मिलता ना, हाँ वो दाम भी ऐड करो। अगर तू फिक्स एसेट जो तूने अपने लिए खुद बनाए हैं, ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो तूने खुद बनाया अपने लिए, अगर तू ये मार्केट में बेचता, या बेसिकली समझ लो कि ये प्रोडक्शन जो ये फिक्स एसेट्स है ये तू मार्केट से बनवाता, तो तेरी कुछ कॉस्ट लगती ना, हाँ वो भी ऐड कर लो, वो भी, क्योंकि फिर प्रोडक्शन तो हुई है ना हमारे भारत देश में। फिर तीसरा, ये जो हमारी नेक्स्ट जेन सी अकेडमी है ना, जो कोचिंग है हमारी, ये जिस बिल्डिंग में है ना, ट्रू स्टोरी, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में बेसिकली जिस अंकल की बिल्डिंग है, उनकी जो बेटी है उनका अपना एक मतलब वो है टेलर शॉप टाइप्स है। ठीक है, वो भी उन्होंने बिल्डिंग में ही खोल रखी है। अब एक चीज बताओ, अगर वो टेलर शॉप वहां पे ना खोलते, तो अंकल ने जैसे हमें कोचिंग रेंट पे खोलने को दी, मतलब रेंट पे जगह दी है, वैसे किसी और को वो रेंट पे देते। तो जब वो उस टेलरिंग शॉप जो उसकी बेटी ने खोली है उसकी जब वो निकालेंगे ना, कि प्रोडक्शन कह लो, कॉस्ट कह लो, कुछ भी निकालो, तो उनको वो इम्प्यूटेड कॉस्ट भी लेनी चाहिए उस रेंट की जो उस जगह का रेंट बनता है। क्योंकि ऐसे समझो कि ऐसे समझ लो, मान लो मेरा एक एक मेरे घर के बाहर एक गार्डन है, अगर मैं उसमें खुद कोई क्यारी लगाता हूँ, कोई फसल लगाता हूँ, अगर मैं खुद लगाने की बजाय किसी और को देता, तो भी तो मैं रेंट कमाता ना, तो खुद को भी मैं तो एक रेंट गिनूंगा ना, कि यार तेरे को भी तो इस लैंड का रेंट पड़ता है। ये लॉजिक है।
तो इसलिए इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होता है ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, मतलब वो वाले हाउसेज जो ओनर ने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखे हैं, मतलब चाहे वो जगह वो रेंट पे दे सकते थे, जो हमारी बिल्डिंग के अंकल हैं, अपनी बेटी को देने की बजाय रेंट पे दे सकते थे, उससे कुछ जो पैसा आता वही उस जगह की इम्प्यूटेड रेंट की वैल्यू है कि यार अब बेटी को दे दी तो वो रेंट तो गिनो, जो रेंट उस जगह का पड़ता है। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हमारा एम क्या वैल्यूएटेड मेथड का कि मेजर करनी है हमें टोटल करंट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, वेदर सोल्ड इन द मार्केट और नॉट, मतलब वो अंकल ने जो जगह उनके पास पड़ी है जो उन्होंने अपनी बेटी को दी है, वो चाहे उन्होंने किसी बाहर वाले को रेंट पे दी भी नहीं है, हम वो भी काउंट करेंगे कि सर अगर आप बाहर वाले को देते तो भी तो आपको इससे रेंट बनता ना कुछ, तो वो रेंट भी गिन लो। ओ ये लॉजिक है। फिर चेंज इन स्टॉक तो आपको पता ही है, हम यहाँ पे लेते ही हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बिकॉज लॉजिक वही है कि जो चीज़ हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गई वो भी तो गिनो, और माइनस जो ओपनिंग स्टॉक इस बार बिक गया बिना प्रोडक्शन के वो भी तो माइनस करो। यस। इसी के साथ तुम्हारा, हाँ जी, तो हमारा 3 में से एक मेथड हो चुका है जो कि हमारा वैल्यू एडिशन मेथड है, वो हो चुका है वैल्यू एडेड मेथड। अब सेकंड मेथड है इनकम मेथड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज हुए उनको फैक्टर पेमेंट हो चुकी है, तो उनको इनकम मिल चुकी है। तो इसलिए इनकम क्या होती है, बेसिकली फैक्टर पेमेंट, जो फैक्टर्स को पेमेंट मिल चुकी है। ठीक है, अब फैक्टर्स को सर क्या क्या मिलती है? सर हमने अभी पढ़ा था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐसा कुछ ही था, है ना? हाँ, जो वेजेस मिलती है किसको मिलती है? लेबरर को। अब सर लेबर सिर्फ वही थोड़ी होती है जो मशीन के पास जो चक्का चला रहा है, जो है ना, जो बेसिकली लेबरर वो वाला दिहाड़ी मजदूर, सिर्फ वो थोड़ी लेबर होती है। लेबर तुम्हारे ये सब भी तो लेबर ही है, जो तुम्हारे सीईओ बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, ये सब लेबर ही तो हैं। ओ तो सर इनको इनको सैलरीज भी मिलती हैं। तो क्या मैं इनको सोफिस्टिकेटेड टर्म में बोल सकता हूँ? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि जो हमारे एम्प्लॉइज उनको हमने जो भी कंपेंसेट किया। यस, ठीक है। बचा क्या? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को एक कर लो, बस यही तो है इनकम मेथड। क्या? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जितने भी तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, रेंट, वेजेस, इंटर सॉरी वेजेस, सैलरीज, उनको जो बोनस मिलता है, उनको जो डीए वगैरह मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, सब इसमें आ जाता है, तुम्हारी सैलरी का पार्ट है। तो वो तुम्हारे क्या हो गए? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और जो हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर तीसरी चीज आती है मिक्स्ड इनकम। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेन तुम्हारे ये कवर हो गए क्या सर, जो हम फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं। अब ये बात करते हैं सर, देखो, ओनली इनकम्स अर्न्ड बाय ओनर्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वेजेस ऑफ लेबरर्स विल बी इंक्लूडेड, पेंशन ऑफ रिटायर्ड वर्कर विल बी एक्सक्लूडेड। ध्यान रहे, ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में नहीं आती है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुमने भी पर्सनल इनकम में पढ़ा है कि पर्सनल इनकम पे पहुंचने के लिए नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकम रिसीव हुई है लेकिन अर्न नहीं करी, ओ उसके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी, ओ इसीलिए हम जब ये वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो बात करते हैं, तो इनको जो फैक्टर पेमेंट गिनते हैं, हम सिर्फ वही वाली गिनते हैं जिन्होंने एक्टिवली प्रोडक्शन में काम करते हुए कमाई है, ना कि अब कोई लेबरर पहले काम करता था तो उसकी जो सैलरी थी वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते थे। यस, लेकिन अब वो लेबरर हो चुका है रिटायर, अब उसको मिलती है पेंशन, जिस फॉर्म में वो काम करता है उसकी तरफ से। तो ये पेंशन क्या नेशनल इनकम में अब काउंट होगी? नहीं, क्योंकि वो उसको बैठे बैठे घर पे मिल रही, विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। ओके, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कोई कमीशन मिल गया, कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया पीएफ में, ये भी, एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कंपेंसेशन इन काइंड। अब भाई दिवाली बोनस मिला, 50,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिल गया, 50,000 छोड़ो, थोड़ा कम का लगा लो क्योंकि 50,000 पे जीएसटी की लिमिट याद आ जाती है। 30,000 का तुम्हें गिफ्ट हैम्पर मिल गया, दिवाली आई, उन्होंने सीईओ को एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया 30,000 का। 30,000 बहुत कम अमाउंट है लैपटॉप के लिए, एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया यार 30,000 का क्या दे सकते हैं कि बुरा भी ना लगे सीईओ को। 30,000 का एक कोई एमआई का टैब गिफ्ट कर दिया, ठीक है, जो भी है, चलो बुरा लगता लग नहीं जाए, हाँ। पॉइंट इज कि उसने कोई गिफ्ट दे दिया 30,000 का। अब ये उसको मिला तो एक एमआई का टैबलेट है, लेकिन क्या इसकी पैसे में वैल्यू गिनी जाएगी? यस, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कंपेंसेशन इन काइंड, समझ रहे हो? उसकी जो छुपी हुई वैल्यू है, जो काइंड में कंपेंसेशन मिली है, उसको हम बीच में गिनते हैं। यस यस, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वो सब कुछ आ गया जो एम्प्लॉइज को मिला है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सर जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन मैंने बोला ना, वो तो तुम्हारी सैलरी का ही पार्ट है, वो तो तुम्हारी सैलरी से ही काट के कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो अपनी तरफ से करता है, तो वो तुम्हारा अलग से काउंट होगा। फिर
अच्छा, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। फिर अब आ जाते हैं सर इसके ऊपर, नॉन ऑपरेटिंग सॉरी नॉन लेबर इनकम, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, नॉन लेबर इनकम। इसमें देखो आता है रेंट, ये सबसे पहले रेंट, रेंट एक्चुअल भी और इम्प्यूटेड भी। एक तो जो तुम एक्चुअल में रेंट पे करते हो कहीं का, और एक इम्प्यूटेड जो मैंने अभी अंकल वाली एग्जांपल दी थी कि अंकल को वो वाला रेंट भी गिनना चाहिए अपनी इनकम में जो उन्होंने अपनी डॉटर को दे दिया अपना जगह किराए पे। अगर वो अपनी डॉटर की बजाय किसी और को देते तो भाई ऑब्वियसली उस पर वो रेंट कमाते। फिर इसमें रॉयल्टी भी आ जाती है, ध्यान रहे, रॉयल्टी भी आ जाती है। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन से सर? सिर्फ वो लोन्स जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लिए। अगर मैं आज ही एक बैंक से लोन लेता हूँ 10 लाख का, किसके लिए? गाड़ी खरीदनी है मेरे को। क्या गाड़ी एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है या उल्टा कंजम्पशन के लिए खर्चा? मैंने सर आपने कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन का जरूरी मतलब वो नहीं होता कि जो तुम खाने पीने को कंजम्पशन बोलते हो। कंजम्पशन मतलब वो सब चीजें जो तुमने जिससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, सिर्फ तुमने वो कंज्यूम करने के लिए ली है, समझे? तुम कपड़े पहनते हो, ये कपड़े क्या कंजम्पशन। तो वैसे ही तुमने गाड़ी ली, इट इज व्हाट कंजम्पशन। तो अगर मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर लेट से इंटरेस्ट एक फैक्टर, कोई दूसरा फैक्टर कमा रहा है, लेट से फर्म कमा रही है, बैंक कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, वो तुम्हारे इसमें काउंट नहीं होते। किसमें? नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में सिर्फ वो वाले इंटरेस्ट काउंट होते हैं ऑन लोन्स अवेल्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, अवेल्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, यस यस। डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मैंने तुम्हें अभी बोला कि प्रॉफिट, जब हम बात करते हैं ना प्रॉफिट, तो उसके 3 हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। याद है ये दोनों, कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग्स नेशनल इनकम में से माइनस होते हैं ताकि तुम पर्सनल इनकम पे पहुंच सको, यस यस। तो इसका मतलब नेशनल इनकम में से माइनस करने का मतलब नेशनल इनकम में होने चाहिए। तो इसलिए तो प्रॉफिट जो हम नेशनल इनकम में ऐड, मतलब नेशनल इनकम में जो इंक्लूड होता है प्रॉफिट, उसी में तो ये 3 हिस्से होते हैं। तो प्रॉफिट में ये तीनों आ जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, यस यस। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट ऑफ अनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज होते हैं, मतलब सबके प्रॉफिट। और प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ मतलब प्रॉफिट किसी का भी हो, गवर्नमेंट एंटरप्राइज का हो, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज का हो, किसी का भी प्रॉफिट हो, सब ऐड हो जाते हैं। गॉट इट? यस। और इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने पे करा है किस पे? पब्लिक डेट के ऊपर, मतलब जो हमें पे करते हैं, जैसे हम बॉन्ड वॉन्ड खरीदते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन है जो हमने लिया था, जैसे गाड़ी का लोन जो लिया, उसका जो इंटरेस्ट पे करता हूं मैं, और जो इंटरेस्ट एक फर्म ने दूसरी फर्म को पे करी है, ये तीनों चीजें नेशनल इनकम वाला जो इंटरेस्ट होता है, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट इसमें नहीं ऐड होती। कौन सी? जो गवर्नमेंट ने पे करा नेशनल डेट के ऊपर इंटरेस्ट, जो हम जैसे लोगों ने पे करा, जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदने गए, कुछ है ना, घर खरीदने गए, ये सब चीज़ें क्या है? कंजम्पशन के ऊपर जो हमने खर्चा करा, ये तो मनी नहीं है। सर प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन कौन सा होता है? अरे जैसे यार एक मशीनरी खरीदता है कोई बिजनेस, जैसे कोई मशीनरी खरीद रहा है बिजनेस, अब वो तो प्रोडक्शन के लिए कर रहा है ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए कर रहा है, ओके। फिर तीसरा, अगर एक फर्म ने दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे करा, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, उस सेंस में फिर वो माइनस आउट हो जाता है, समझे ये बात? एक का खर्चा दूसरे की इनकम में माइनस आउट हो जाता है, इसलिए हम एक की इनकम तो ले रहे हैं, दूसरे का अगर खर्चा भी ले लिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको हम नहीं गिनते। गॉट इट? यस। प्रॉफिट में क्या आ जाता है? प्रॉफिट में तीनों आ जाते हैं, ये बता दिया मैंने। हाँ जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर तुमने खरीदा था क्या? एक घर, एक खरीदा था तुमने घर, यस याद है, यस। अब वो घर को तुमने बेच दिया, घर को तुमने बेच दिया, घर को तुमने बेचा तो अगर तुम्हें, वैसे तो तुम फाउंडेशन के बच्चे तो तुम्हें आइडिया नहीं होता। एक ना तुम सी इंटर में पढ़ोगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि सर मेरे पास घर था, मैंने बेच दिया, मैंने ₹1,00,000 का घर खरीदा था, 1.5 लाख में बेच दिया, दिस इज व्हाट इज माई कैपिटल गेन, 50,000 इज माई कैपिटल गेन। लाख का घर नहीं आता, ऑफकोर्स एग्जाम्पल, 50,000 इज व्हाट माई कैपिटल गेन। क्या ये कैपिटल गेन नेशनल इनकम में काउंट होगा? नहीं, नहीं। तो इसलिए कैपिटल गेन, विंडफॉल प्रॉफिट्स, विंडफॉल प्रॉफिट होती है भाई, जैसे अभी ये ईरान इराक ने जो कमाए थे कि भाई वॉर चल रही किसी दो देशों में, इस चक्कर में ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया और इन्होंने मस्त जो गल्फ कंट्रीज हैं जो ऑयल बेचती हैं वो कमा लिया मजे से इन्होंने। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उनको बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट, ऐसे समझ लो। फिर ट्रांसफर इनकम, जो तुम्हारी ट्रांसफर पेमेंट होती है, और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब भाई जो चीज एक एक गाड़ी थी, वो जब फर्स्ट हैंड बिकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, यस। अब उसको किसी ने यूज करके दोबारा बेच दी, अब दोबारा बेचने से वो न्यू प्रोडक्शन थोड़ी ना हो गई। एक्चुअल में तो हम देखो प्रोडक्शन की तो दूसरा रूप देख रहे हैं, इनकम मेथड। कोई चीज बनी होगी प्रोडक्शन, तो उसके लिए फैक्टर को पेमेंट करी होगी इनकम, तो इनकम मेथड बनता है।
लेकिन अगर मैंने अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी बेची तो मेरे को इनकम तो होगी, लेकिन क्या मैंने ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कुछ कमाया, क्या मैंने कोई प्रोडक्शन करी? नहीं। तो इसलिए ये तुम्हारी इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं होगी। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल नहीं कैलकुलेट होती। तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट, ये जो तुम शेयर खरीदते बेचते रहते हो, तो इसके फाइनेंशियल एसेट एंड पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, ये तुम्हारी नहीं इंक्लूड होती जब तुम इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। मेरी बात समझो, ये 2 लाइनें जो लिखी हुई ना पर्पल में और रेड में, जहाँ पे एक में लिखा है नॉट इंक्लूडेड, एक में इंक्लूडेड, इनको रट के जाना पेपर से पहले, क्योंकि तुम चीज समझ तो जाओगे ठीक है, लेकिन पेपर में तुम्हें एकदम से लिखा आ जाएगा इनकम अर्न फ्रॉम सेल ऑफ अ सेकेंड हैंड कार, फिर तुम बोलोगे अब इसको लेना नहीं लेना पता ही नहीं है, फिर आती है कंफ्यूजन्स। तो इसलिए पहले ही अपना क्लियर रहना। फिर अच्छा एक चीज बताओ, ये जो तुमने घर बेचा था, यहाँ पे घर बेचे, उसके बाद अलावा शेयर बेचे, इस पे तुम क्या देते हो? सर इसमें हम कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब चीजें देते हैं, है ना? कोई घर वर बिकवाता है उसको ब्रोकरेज भी देते हैं हम, शेयर्स के सेलिंग पे कमीशन भी देते हैं, ये सब कुछ हम देते हैं। यस यस। क्या वो कमीशन आएगी? यस, क्योंकि वो तुम्हारा एसेट्स है, पुराना है। चाहे तुम्हारा शेयर का सेल परचेज इज नॉट गुड्स एंड सर्विसेज, बट जो उसने कमीशन ब्रोकरेज जो कमाई वो अपनी करंट ईयर में सर्विसेज दे के कमाई है। ओ, तो इसलिए वो तो तुम्हारी इनकम, वो तो उसकी इनकम के मतलब उसकी इनकम बन गई, और इसलिए वो तुम्हारी नेशनल इनकम अकाउंट होगी, क्योंकि उसने करंट ईयर में वो चीज प्रोड्यूस करी है, करंट ईयर में वो चीज सर्विसेज उसने दी है। ओ, तो इसलिए कोई कमीशन होगी, ब्रोकरेज होगी, या इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स होगी, विल बी इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यू तो याद रखना हर जगह इंक्लूड होती है, चाहे इंप्यूटेड वैल्यू रेंट की हो, चाहे कोई इंप्यूटेड वैल्यू इंटरेस्ट की, कुछ भी हो, जो वैल्यू बनती है वो तुम्हारी आती ही है। अब कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने अपनी ही कैपिटल लगा दी, अपनी ही कैपिटल लगा दी, तो उस पर भी तो इंटरेस्ट आइडियली उसका बनता है, तो भी इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। यस। अब आ जाती सर वही अपना लास्ट चीज, ये मिक्स्ड इनकम। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इन दोनों का टोटल है। अब मान लो मैं ही हूँ सचिन रहेजा। सचिन रहेजा क्या चलाता है? सचिन रहेजा क्लासेस चलाता है। क्या मैं ही एंटरप्रेन्योर हूँ? यस। क्या मैं ही खुद को ही सैलरी दूंगा? हाँ। क्या मेरा ही पैसा लगा हुआ खुद का? हाँ। क्या मैं ही, समझ रहे हो, मैं ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ? हाँ। मैं ही अपने आप को इंटरेस्ट दे रहा हूँ अपनी कैपिटल पे? हाँ। मेरा पॉइंट क्या है, जो भी मैं, मतलब मेरी मिक्स्ड इनकम है, कि मैं ही अपने आप, मतलब मैं ही मालिक हूँ और मैं ही अपने आप को काम पे रख के बैठा हूँ, समझे? मैं ही जॉब कर रहा हूँ और मैं ही मालिक हूँ, ये बात है। तो इसमें क्या हो जाती है मिक्स्ड इनकम। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कोई फार्मर है, वो खुद खेती करता है, तो वही उस खेत का मालिक है, लेकिन वो खेती भी खुद ही कर रहा है। तो ऐसा जो चीजें ऐसे ना इनकम मिक्स्ड हो जाती है कभी कभार, उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड इनकम। और क्योंकि यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरे को बोल नहीं सकते कि सर सचिन सर आप मान लो 100 रुपये कमाते हो ना, 100 रुपये में से तो आपकी जगह कोई और टीचर पढ़ाता तो 20 रुपये की सैलरी निकलती और बाकी 80 प्रॉफिट होता। अब तुम ऐसे अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम उसको सिंपल क्या करोगे, सचिन ने जो भी कमाया वो मिक्स्ड इनकम में गिन लो। ना हम उसको सैलरी में गिन रहे हैं बैठ के, ना हम उसको प्रॉफिट्स में गिन रहे हैं बैठ के, मिक्स्ड इनकम गिन लो। ओ, समझे? यस। अब आ जाता है हमारा लास्ट मेथड, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है। जब तुम खर्चा कमा लिया हाउस होल्ड ने, उसको डिस्पोज भी तो करना है। अब तुम्हें पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल लेवल पे किसको बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड को सर, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का तुम्हें फॉर्मूला पता है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में? सर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यही सब कुछ तो है यहाँ पे। देखो सी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें तुम्हारे प्राइवेट फाइनल भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गया, और कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा इधर भी आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट बचे। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, ये देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और फिर तुम्हारा बचा नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो वही तुम्हारी क्या बन जाती है, जीडीपी। ओ, टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। यस, फाइनल एक्सपेंडिचर। अब इस अप्रोच में, इस मेथड में, पहली बात तो अच्छा ये बताओ, मेथड और उसमें आ, मैं वर्ड भूल गया, चल छोड़ो। एक्सपेंडिचर मेथड में हम चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में तुमने बस ये ध्यान रखना है कि जितना भी फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा हुआ है, हमने वो सब टोटल करना है। जो भी फाइनल खर्चा हुआ है टोटल, उसको ले लो, बस वही तुम्हारा जीडीपी एट एमपी बन जाता है। याद रहे, वैल्यू एडेड मेथड में भी तुम्हारा आंसर जीडीपी एट एमपी आता है, फिर तुम उससे एनएनपी एट एफसी पे जाते हो। एक्सपेंडिचर मेथड में भी सेम होता है। इनकम मेथड में तुम्हारा जो निकलता है डेट इज एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड में जो तुम्हारा निकलता है डेट इज एनडीपी एट एफसी। उसमें तुम सिर्फ एनएफआई ऐड करते हो और तुम नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हो। गॉट इट? यस, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं इनकम डिस्पोजल अप्रोच, क्योंकि डिस्पोजिशन की बारी आ गई ना कि तुम खर्चा कहाँ कर रहे हो, वो जो पैसा तुमने कमाया था उसको लगा कहाँ रहे हो। यस सर, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अब एक तो सर हम देखो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया, जो हाउस होल्ड के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास, सबके पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा आया, वो सब वो कहाँ लगाएंगे? सर देखो, या तो वो फाइनल अपनी कंजम्पशन में लगा रहे हैं, जो खर्चा खान पीन, और गवर्नमेंट भी कुछ खर्चे पे लगाती है। यस, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो खर्चे पे लगाते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, इट इज मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय देयर मार्केट प्राइसेस। अब ये भी मार्केट प्राइसेस पे, तभी तो जीडीपी एट एमपी आता है। इसमें क्या क्या आता है सर? जो उन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करा। सेकंड, जो उन्होंने खुद प्रोडक्शन करी, जो हाउस होल्ड ने खुद ही कंज्यूम कर ली, मैंने बताया था ना, इम्प्यूटेड या ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी आती है। फिर जो उन्होंने पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन हाउस होल्ड टू अनदर, ये ध्यान रखना, अगर एक हाउस होल्ड ने दूसरे हाउस होल्ड की कोई सर्विस ले ली, वो भी इंक्लूड होती है, क्योंकि वो भी तो खर्चा ही है ना, मैंने खर्चा कर, अगर अगर इनकम मेथड के हिसाब से जाता तो जिसको मैं पे कर रहा हूँ उसकी तो इनकम बनती है ना, तो वो भी ऐड होती है, तो इसलिए जो मैंने खर्चा करा वो भी ऐड होगा अगर एक हाउस होल्ड ने दूसरे हाउस होल्ड को करा। इसमें क्या क्या नहीं आता? अगर तो मैं कोई कैपिटल एसेट खरीदता हूँ, कैपिटल एसेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं कोई लैंड बिल्डिंग बड़ी चीज खरीदता हूँ, क्यों सर? क्योंकि वो तुम्हारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन जाती है। ठीक है। यस, या मैं कोई फॉरेन फाइनेंशियल एसेट पे खर्चा करता हूँ कि मैंने कोई वॉलमार्ट के शेयर खरीद लिए, वॉरेन बुफे बन गया मैं, कहीं दूर दूर के अपना बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो कर लिया, बड़े बड़े शेयर खरीद लिए दूर दूर के, मतलब दूर दूर के जरूरी नहीं है, बट पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉरेन फाइनेंशियल एसेट लिखा है, तो इसलिए मैं दूर दूर के बोल रहा हूँ। बाहरले देश के तुमने कोई शेयर परचेज सेल कर लिए, या तुमने वहाँ कोई एफडीआई कर ली, ये सब चीज़ें जो तुमने नेट खर्चा करा फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर फॉरेन के, वो तुम्हारा इसमें नहीं आता खर्चे में, याद रहे। और यहाँ पे वर्ड ध्यान रखो, फॉरेन। ठीक है, सिर्फ फॉरेन की बात हो रही है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट देखो वो सब खर्चा भी तो करती है, कि गवर्नमेंट अपना डिफेंस का खर्चा करती है, एजुकेशन चलाती है, हेल्थ केयर चलाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करती है, मतलब कितना कुछ मतलब ऐसे वाले खर्चे जो एक्चुअल में हमारे देश में वो करती भी है गवर्नमेंट। ठीक है, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब ये सर्विसेज क्योंकि मार्केट में तो बिकती नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को ही पर्सनल सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रखे होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर रखे होते हैं, है ना। आर्मी में गवर्नमेंट जो जो आर्मी गवर्नमेंट के नीचे आती है उसमें डिफेंस के अंदर जो बंदे रखे होते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको गवर्नमेंट पे करती है इन लोगों को, और वो चीज़ें कहीं मार्केट वैल्यू तो है नहीं उसकी, तो मार्केट प्राइस या सच वो चीज़ें मार्केट में तो बिकती नहीं है, इसलिए उनकी वैल्यू कैसे मेजर होती है? जो गवर्नमेंट ने खर्चा करा उनको देने में, बस वही मेजर हो जाता है। समझो अपने इंडिया में रियल लाइफ में बहुत सारे, जो हमारा इंडिया वो ऐसा नहीं किसी एक मेथड से कैलकुलेट होता है, ये तीनों मेथड का यूज होता है इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट के खर्चे में ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती भाई। ट्रांसफर पेमेंट तो पता ही है हमें नेशनल इनकम का पार्ट होती ही नहीं है, तो मेथड बदलने से कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। मेथड का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को दूसरे तरीके से करना, यही तो मेथड होता है, समझ रहे हो? इसीलिए तो मेथड बदलने से रूल नहीं बदला, मतलब वो चीज़ नहीं बदली, ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती तो अभी भी नहीं बनेगी, तो इसलिए ट्रांसफर पेमेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तुम्हारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती, ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, इसलिए इंक्लूड नहीं होती हैं। यस, मैं तुम्हारे बता रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में ना थोड़ा राइटअप ज़्यादा है, लेकिन इलस्ट्रेशन या वो चीज़ के क्वेश्चन कम है। ठीक है। और बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक तो है ही है, उसमें कोई PYQ वगैरह उठाओ, सॉल्व करो। तुम्हें मैं बता देता हूँ पहले, 100 में से 90 मार्क्स का तो तुम्हारे सिलेबस में से ही होगा, जो तुमने देखा ही होगा 100%। 10 मार्क्स का ऐसा होगा जो तुम बोलोगे सर ये पूछा कहाँ से उन्होंने, तो ये चीज़ें होती हैं, समझो इस बात को, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही होती है। तुम्हें बस कोशिश करनी है सर 90 जो हमें पता ना सिलेबस में से, उसमें मेरे 90 में से 88 89 ऐसा कुछ आ जाए, है ना। एक आधा ही गलत हो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो तुमने पढ़ा हुआ है, जो तुमने रिवीजन वीडियो में भी सुना है, या तुमने एटलीस्ट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, जो मेरी बुक है। और जो बचे हुआ 10 मार्क्स है उसमें तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सर 1-2 मार्क्स का तो हमारा आइडिया हो हमें, जिससे हम, ताकि जो हमें सही आंसर लग रहा है वो हम टिक कर सकें, या ये कोशिश रहनी चाहिए, तो हमारे 90 प्लस ऐसे आ सकते हैं
लेकिन एटलीस्ट 85 प्लस तो फिर बनती है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस का ही पार्ट है सब कुछ। ओह ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। बेसिकली इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। अब जो भी तुमने फिक्स्ड एसेट बढ़ाए हैं या जो तुमने स्टॉक्स बढ़ाए, इट कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स। और स्टॉक्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं। स्टॉक एक्यूमुलेशन मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो कंप्लीशन वेट करी, मतलब ये सारी चीजें तुम्हारी इंक्लूड हो जाती है स्टॉक्स में। बेसिकली जो भी तुमने चीजें बना बना के इकट्ठा कर दी, अब चाहे तुम्हारे पास रॉ मटेरियल पड़ा था, चाहे उस पर थोड़ा काम हुआ है, फिनिश्ड गुड्स हैं, सॉरी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, चाहे WIP हैं, चाहे फिनिश्ड गुड्स हैं। गॉट इट? यस। तो इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे मशीनरी पे खर्चा कर दिया, कोई कोई चीज प्रोडक्शन करने में खर्चा कर दी, बेसिकली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अच्छा, फाइनल एक्सपेंडिचर अगर तुमने बाहर से मशीनरी खरीदी, या तुमने खुद बनाई, या तुमने कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा करा, लैंड बिल्डिंग, ये वो। एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन इन्वेंट्रीज, जो चेंज इन स्टॉक है वो उसका पार्ट है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल सच एज ज्वेलरी एंड वर्क ऑफ आर्ट। तो कोई भी तुमने अपनी एसेट बनाने में जो तुमने खर्चा करा है, सिंपल सिंपल बोलूं, एसेट बनाने, तुम्हारी मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, तुम्हारे स्टॉक्स, तुम्हारी वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, सब तुम्हारे एसेट्स हैं। तो जो भी तुमने एसेट बनाने में खर्चा करा है वो तुम्हारा GDFC में आ जाता है। यहाँ पे GDCF है, यहाँ पे भी GDCF है। मैं ही GDFC बोल रहा था, ओह शिट। और आ जाता है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसमें तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। फिर तुम्हारा GDP एंड MP आ गया, तुम्हें पता है नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचना है। यस यस, ये सेल्फ रीड कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको पता नहीं मैंने येलो क्यों नहीं करा हुआ, अभी कर देते हैं। चलो, अब फटाफट क्या करो, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन वैसे वैसे ही करते हो जैसे पहले करा था। फटाफट पहले ये खुद सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर सेम ऐसी इलस्ट्रेशन 2, ये हमने सारी क्लास में करी हुई, तुम्हें पता ही है। बस ऑफ कोर्स तुम्हें अब दोबारा करनी है। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लो, सॉल्व कर दो। 4 पढ़ लो, सॉल्व कर दो। 5th पढ़ लो, सॉल्व कर दो। यस यस। 6th पढ़ लो, सॉल्व कर दो। 7th पढ़ लो, सॉल्व कर दो। यस। अब आ जाता है सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ऑनेस्टली बताऊं, तुम्हारा देखो MCQ पेपर, और ये थ्योरी इतनी रेलेवेंट तो है नहीं, इतनी थ्योरी रेलेवेंट है नहीं। तुम्हें क्या करना है, एक एक बार रिटेन भी नहीं करना है, इसमें से कुछ रटना भी नहीं है, सिर्फ रीड करना है। सिर्फ इसको रीड कर लो जो लिखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स कहीं कोई जो तुमने अभी न्यूमेरिकल जो सॉल्व करे वो, या जो तुम ये रीड कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ये और ये GDP एंड वेलफेयर, ये सिर्फ फालतू की थ्योरी लिख रखी है, इतना कुछ नहीं है, है ना। कंक्लूजन भी चाहे पढ़ लोगे तो भी सही है, सब समझ आ जाएगा कि देखो GDP एंड वेलफेयर का क्या कंक्लूजन निकाला है कि देखो GDP ना एक यूजफुल मेजर है इकोनॉमिक आउटपुट का। वो कह रहा है कि हम GDP देश की कैलकुलेट करके ना ये पता लगा लेते हैं कि भाई इस देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है और इतनी हमारी पॉपुलेशन है, और जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है कि इस देश में जो लोग हैं उनका एक्चुअल में कितना भला हो रहा है, वो कितनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रहते हैं। GDP is a useful measure of economic output, but it is an incomplete indicator of welfare because it overlooks social, environment, distributional and quality of life factors. अब पर कैपिटा इनकम तो निकाल दी, लेकिन एक्चुअल में क्या तुमने जो, अब ऑफ कोर्स तुमने कुछ बेंचेस बनाए होंगे, तुम्हारे नेशनल इनकम में काउंट हो गए भी, प्रोडक्शन करी, लेकिन पेड़ काटे होंगे ना उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशनल तुम्हारा जो गैप रहता है, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअर, वो चीज़ें तो ओवरलुक हो जाती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब कईयों को पानी ही नहीं ढंग का पीने का मिलता, अभी भी कुएं से पी रहे हैं। तो ये जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये GDP नहीं कैलकुलेट करता, GDP तो सिर्फ प्रोडक्शन देखता है। तो ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में लिख रखी हैं, पेपर के लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम इसको रीड जरूर कर लेना एक बार मेरे कहने पर। ये पॉज करके ये भी पढ़ लो, एंड ऑफ कोर्स ये लास्ट वाली चीज़ भी इतनी सी लिखी हुई है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा फर्स्ट यूनिट खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट।